हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास। ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, ये जो जीएस के पेपर होते हैं, है ना? उस जीएस के पेपर में आप देखेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यानी कि जो भी आयोग द्वारा पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उनके द्वारा पेपर आयोजित होते हों, या वनडे एग्जाम के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उन सबों के लिए जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये मेरी क्लास यूजफुल होगा। ठीक है। इनका जो है, ये मैंने क्या किया है कि घटना चक्र की बुक आती है, हिंदी में पूर्वावलोकन और इंग्लिश में प्रीव्यू, है ना? उन्हीं को मैंने कॉपी किया है। उन्हीं के जो टेक्स्ट हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ मैं। और आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा मैं और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट आसानी से इनके कंसेप्ट को समझ सके और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। मेरा जो अप्रोच होगा वो प्री एग्जाम और मेंस दोनों का अप्रोच होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में या वनडे एग्जाम में, या वनडे एग्जाम जैसे लेखपाल हो गए, एचईओ हो गए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, ठीक है, और एसएससी हो गए, तो इन सबों के लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसके लिए ये क्लास यूजफुल होगी। साथ ही साथ जो मेंस एग्जाम लिखते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो 250 वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे होगा उसको भी मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अप्रोच रहेगा। घटना चक्र का जैसे मैंने पहले बताया कि उनको मैंने कॉपी किया है, तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उसके फॉर्मेट में। ठीक है। ये यूपीएससी के लिए भी यूजफुल होगा, और जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गए, हरियाणा पीएससी हो गया, इन सबों के लिए क्लास पॉलिटी की यूजफुल होगी, और जितने भी हमारे वनडे एग्जाम हो गए। ठीक है। और ये क्लास जैसा बताया मैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, है ना? कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। पहले हम इसको हिंदी माध्यम में हम देख लेंगे। इसके बाद हम इसको पूरे हिंदी माध्यम में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके जो एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे, और 250 शब्दों में इसका कैसे मेंस में पेपर क्वेश्चन लिख आंसर लिखेंगे उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद मैं इसका इंग्लिश वर्जन जो है, जो प्रीव्यू है, उसी को फिर मैं समझाऊंगा। तो जो पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इस क्लास को अभी देखिए, और उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम के क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पहले आपको मैं ना दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। ठीक है। देखिए, आपको जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हमारा शुरू हुआ, यानी कि संवैधानिक जो चीजें हैं भारत की, वो कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी कि 1773 में, ये हमारा क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट जब हमारा आया, है ना, तो इसने क्या किया कि जो वारेन हास्टिंग साहब इसके गवर्नर थे डेट टाइम, उनको क्या बना दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये हमारे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए, और जो हमारे बॉम्बे और मद्रास के जो पावर था, है ना, वो इनको दे दिया गया। यानी कि आपके जो मुंबई यानी कि बॉम्बे और जो मद्रास के जो हमारे गवर्नर थे, इनके अंडर काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि पिट्स एक्ट आया। तो जो पिट्स एक्ट 1784 आया, इसने क्या किया कि कंपनी को दो भागों में बांट दिया। यानी कि दो भागों में बांटने का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारा 1773 में जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, अब इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बन गए, और कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये भी हमारे बन गए। ठीक है। यानी कि जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले आप समरी समझा रहा हूँ, पहले आप समझ जाइएगा, फिर उसके बाद कराऊंगा मैं। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये हमारा सी है, यानी कि ये हमारे कमर्शियल वाणिज्य जो था उसको हम देखते थे, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ऐड कर दिया गया। यानी कि कंपनी का जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक चीजें हैं वो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम चार्टर एक्ट। ठीक है। ये चार्टर एक्ट क्या है? तो जो चार्टर एक्ट है, तीन तरीके के चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है। एक हमारा चार्टर एक्ट 1813, उसके 20 साल बाद आया था 1833 में, और फिर इसके 20 साल बाद हमारा 1853 में चार्टर एक्ट आया। यानी कि प्लस 20 करते जाइएगा तो ये चीज बनता जाएगा। ठीक है। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, इसमें यह कहा गया कि 1 लाख रुपए जो हैं, ठीक है, इंडिया को दिए जाएंगे। किसके लिए? शिक्षा के लिए, एडुकेशन के लिए।
ठीक है, 1813 में ये आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 10 साल बाद यानी कि 1823 में एक हमारा कमेटी बनती है। 1813 में हमारा प्रोविज़न आता है, प्रावधान आता है कि इंडिया में हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। लेकिन 1823 में यानी कि 10 साल बाद एक कमेटी बन जाती है कि 1 लाख रुपया हमको खर्च करना है, हमको देना ही देना है। ठीक है? 1813 में ये भी आया कि जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो इंडिया में जाएँगे और अपने मिशन का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं वो, ठीक है? और 1813 में ये आया कि जो ट्रेड था, जो हमारे ब्रिटिश कंपनी के जो एम्प्लॉयी थे, जो ट्रेड करते थे, बिज़नेस करते थे, वो कहे कि ऐसा है कि आप भारत में बिज़नेस नहीं करेंगे, ठीक है? और ना आप कोई भारतीयों से गिफ्ट लेंगे, घूस भी नहीं लेंगे। हाँ, बल्कि उसमें जो चाय का व्यवसाय था और चाइना के साथ जो ट्रेड था, वो चलेगा, ठीक है? ये था 1813 में, ओके। 1833 में क्या हुआ? 1833 में था कि 1773 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे, वो 1833 में हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और 1833 में हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिक, ठीक है? तो ये 1833 में ये बन गए। ओके। फिर 1853 में देखेंगे कि 1853 भी हमारा आया, ठीक है? तो उसका क्या रोल है, उसको देखेंगे। फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है? 1858, ठीक है? तो जो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसको हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं, है ना? और इसमें क्या हुआ कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, सिपाही रिवोल्ट हुआ था, सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के बाद 1858 आया तो क्राउन ने कहा कि ऐसा है कि अब हम इंडिया में रूल करेंगे, अब कंपनी रूल नहीं करेगी। तो वो गुड गवर्नेंस का एक रूल लेके आई और उसके बाद क्या किया कि उसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसको उन्होंने वायसराय बना दिया, ठीक है? और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट किया। यानी कि इसने क्या किया, वायसराय ला दिया, वायसराय बना दिया और हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये थे कि जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और ये क्राउन से बात करते थे, ठीक है? और जो वायसराय थे ये रिप्रेजेंटेटिव थे, ये डायरेक्ट क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये क्राउन से बात करते थे, ठीक है? तो ये दो हमारे बने, एक वायसराय और एक हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो हमारे वायसराय थे ये हमारे इंडिया में थे और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये हमारे ब्रिटेन में थे, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ठीक है? इसके बाद देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया, है ना? इंडियन इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट आया। तो जो हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट आए, ये हमारे 3 तरीके के इंडियन काउंसिल एक्ट आए। एक आया हमारा 1861, ठीक है? फिर 1892 और उसके बाद हमारा 1909, ये हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट आए। 1861 में ये हुआ कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो था, ठीक है? तो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि जो विभाग किसको-किसको दिए जाएँगे, ये विभाग प्रणाली हमारी इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है? इसके बाद इसमें जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया थे वो भी हमारे शुरू हो गए, ठीक है? यानी कि इसमें जो इंडियन हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मार दिए। उसमें 3 राजा आए, एक हमारा महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। ये तीनों लोग इसमें 1861 का जो एक्ट बना था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके तहत उनको इंक्लूड किया गया, ठीक है? फिर 1892 में देखेंगे तो 1892 में ये हुआ कि जो भी बजट थी, ठीक है? जिस प्रकार भी बजट पास होता है, तो 1861 तक हम 1892 से पहले हम बजट पे डिस्कशन इंडियन नहीं कर सकते थे, ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन इंडिया में जो इंडियन हैं, ब्रिटिशर्स के साथ जो बजट है, उस पे वो डिस्कशन कर सकते थे, है ना? वो बात रख सकते थे, अपना बहस कर सकते थे, ठीक है? तो ये 1892 था। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, उसमें ये है कि देखिए, यहीं से मेन सिस्टम रिप्रेजेंटेशन का सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम शुरू होता है। 1909 आया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसमें क्या हुआ कि इसमें मोंटी मोर्ले रिफॉर्म लेके आए, ठीक है? तो जो हमारे मोर्ले मिंटो थे, तो मोर्ले जो थे, वो हमारे वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे, वो हमारे वाइसरॉय थे इंडिया के। इन्होंने क्या किया कि 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया किसको? मुस्लिम को। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके लिए सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है? इसलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, यानी कि सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है? फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम देखेंगे 1919 और 1935, ठीक है? तो 1919 में क्या हुआ कि जो हमारा अभी तो 1909 तक हम देखेंगे कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। लेकिन 1919 में क्या हुआ कि जो यूरोपियन थे, जो सिख थे, जो हमारे एंग्लो इंडियन जो क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन थे वो और यहाँ के जो इंडियन क्रिश्चियन यानी कि जो बाद में
जो जो इंडियन थे, जो बाद में क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे, उनके लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया था 1919 में। और इसमें कौन थे? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। यानी कि 1919 में जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड थे, उस समय भी हमारे वायसरॉय कौन थे? चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो उन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ कि यानी कि जो हमारा सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट था, वो बढ़ाकर यूरोपियन को, सिख को, एंग्लो इंडियन को और इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया गया। ठीक है। इसके बाद देखेंगे 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें देखेंगे कि जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो 1909 में मुस्लिम को दिया गया, 1919 में इसको बढ़ा के सिख को दिया गया, क्रिश्चियंस को दिया गया, यूरोपियन को दिया गया। वही 1935 में आके हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो हमारा डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जो आप बोल सकते हैं एससी एसटी को जो था, है ना, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, उनको दे दिया गया। साथ में वुमेन जो थी, औरत थी, उनको दिया गया। और जो लेबर थे, जो श्रमिक थे, उनको दिया गया। और इनको इनको भी 1935 में इंक्लूड कर दिया गया। और कितना टोटल 10% फ्रेंचाइजी है, इंक्लूड कर दिया जा गया। और ये वोट कौन दे सकते थे? पीईटी पे डिपेंड कीजिएगा, यानी कि जो टैक्स पे करते थे वो वोट दे सकते थे, जिनके पास एडुकेशन था, ठीक है, वो वोट दे सकते थे, और जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो अपना वोट दे सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। बस जल्दी जल्दी इसको समराइज कर रहा हूँ, बाद में इसको सही से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 1935 में क्या क्या हुआ। 1900 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आया 1935, इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम द ब्लू प्रिंट बोलते हैं, द ब्लू प्रिंट, है ना, या मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। किसका? क्योंकि आज जो हम देखते हैं ना, वो सब यहीं से लिया गया है मेनली। जैसे हम देखेंगे कि जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, आप देखेंगे कि दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सर्विस कमीशन है, सर्विस कमीशन, ठीक है, सर्विस कमीशन मतलब सेंट्रल, यानी कि यूपीएससी देख लीजिए आप, ठीक है, और यूपी पीएससी यानी कि स्टेट का जो भी है, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप देखेंगे 1935 में क्या है कि जो हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो हमारे प्रांत हैं, तो प्रांत को क्या मिल गया? स्वतंत्रता मिल गई, वो अपने आप जो करना है वो करेंगे। और डायरेक्ट सिस्टम खत्म कर दी गई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारा फेडरल कोड, फेडरल कोड हमारा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमारा फेडरल कोर्ट आया, यानी कि संघीय न्यायालय आया। ठीक है, फिर हमारा क्या आया कि 1935 से ही हमारा बाई कैमरल लीज में आया, यानी कि द्विसदन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उस समय हमारे 11 प्रोविंस हुआ करते थे, तो 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 प्रांत में से 6 प्रांत में हमारे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, यानी कि 2 सदन 6 प्रांत में, यानी कि कौन कौन? एक हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, और एक हमारा लेजिस्लेटिव लेटिव असेंबली। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अभी हम शेड्यूल 7 देखते हैं ना, तो शेड्यूल 7 में क्या है ना कि हमारा जो पावर है वो डिवाइड हो गया है। शेड्यूल 7 में मेंशन है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। तो ठीक है, तो इसमें जो है कि हमारा पावर डिवीजन, और किसमें? एक हमारा सेंट्रल, ठीक है, यानी कि उस समय फेडरल था, ठीक है, एक प्रोविंशियल जो अभी हमारा स्टेट है, और तीसरा कॉन्करेंट, कॉन्करेंट। ठीक है, ये है, ये समरी है आपका। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि 1700 जो हमारा 73 था, ठीक है, जब हमारे वारेन हास्टिंग आए, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण हमारा शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो हमारे जो मुंबई था, बॉम्बे था, और जो मद्रास था, वो क्या हुआ कि बंगाल के अंतर्गत उसको सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि एक आदमी जो है वो पूरा कमांड करेगा। तो 1773 से हमारा सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि 1861, यानी कि जब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, है ना, इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमारे ब्रिटिशर्स के जब हमारा आए, जिसमें हमारा 3 राजा थे, यानी कि महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सरदिनकर राव। ये जब आए, तब हमारा क्या हुआ कि ये जो सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण चल रहा था 1773 तक, वो 1861 में आने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन लाइजेशन ये शुरू हुआ, विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। ठीक है, ये चीजें हैं। और ठीक है, ये सब समझ गए, ये सब ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, बस आपके दिमाग में चला गया कि ये पॉइंट है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं, अब आप समझिए आराम से। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
ये क्या है समझते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक, यानी किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, ठीक है, उसके लिए हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसने 1773 से 1853 तक अधिनियम बनाना शुरू किया, ठीक है। और 1857 में देखेंगे कि जब रिवोल्ट हो जाता है तो उसके बाद क्राउन बोलती है कि नहीं, अब ब्रिटिश रूल नहीं करेगा, अब हम खुद वहां पे रूल करेंगे। तो एक तो पहले इसको देखेंगे। दूसरा इसको है कि जो ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन क्या है कि शासनाधीन उसके अंतर्गत पारित अधिनियम जो भी हमारे एक्ट हमारे पास हुए, है ना, वो 1858 से 1947 तक, उसको हम देखेंगे। ओके, दो भाग में डिवाइड करके देखा जाएगा, फर्स्ट इसको, सेकेंड इसको। तो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम यानी कि जो एक्ट जो रेगुलेशन हमारे पास हुए थे किसके लिए? कंपनी के लिए। वो क्या है देखते हैं, समझते हैं आराम से, ठीक है। ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तथा या एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि उनको गवर्नर जनरल और बंगाल तो बना दिया गया, साथ में 4 सदस्य 4 लोगों को अपॉइंट किया गया उनकी सहायता करने के लिए, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। ये 4 सदस्य थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष था, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार, किस एक्ट के अनुसार? 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अनुसार जो वारेन हेस्टिंग्स है ना, जो वारेन हेस्टिंग जो है, इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तथा ये यानी कि पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वारेन हेस्टिंग बने। और जो 4 सदस्य उनके कार्यकारी परिषद में आए थे उनका नाम क्या था? एक का नाम था फ्रांसिस, दूसरा का नाम था क्लेवरिंग, तीसरा का था नाम था मानसन और चौथे का नाम था बारवेल। यानी कि फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम, ठीक है, बंगाल में हमारा फोर्ट विलियम कहाँ है? जो फोर्ट विलियम है यानी विलियम का जो किला है वो हमारा बंगाल में, की प्रेसिडेंसी के सैनिकों, सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। यानी कि ये वारेन हास्टिंग और ये जो चारों थे, इनको क्या है कि जो फोर्ट विलियम है जो बंगाल में स्थित है उसका सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। तथा इसे प्रमुख मामलों यानी कि विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। जैसा कि आपको बताया मैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसने क्या किया कि सेंट्रलाइजेशन कोशिश किया था वो, ठीक है। यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास के पावर है उसको छीन के बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको दे दिया गया। ओके, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और उसके एक साल बाद यानी 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की बात अभी हम बात कर रहे हैं, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि उस समय क्या है कि एक न्यायाधीश और 3 यानी कि 1+3, है ना, एक चीफ जस्टिस और एक और 3 हमारे जस्टिस, है ना, न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। जैसा कि आपको बताया था कि 1773 में ये था कि जो कंपनी के लोग हैं वो भारत में कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे और न ही किसी भारतीयों से उपहार लेंगे या ब्राइब लेंगे या घूसखोरी करेंगे, ठीक है। ओके, ये कब है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। यहाँ तक हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट का हो गया। अब देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ये रेगुलेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1773 से 11 साल बाद ये आया था। ओके, तो पिट्स इंडिया के द्वारा क्या था कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखेंगे कि जो भी राजनीति और व्यापार का जो भी मुद्दा था सब वो एक ही बोर्ड देखता था, कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ बोर्ड देखता था वो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो राजनीति और व्यापारिक है अब उसको अलग अलग कर दिया गया, जैसे आपको बताया, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल देखेगा, ठीक है। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के निबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आपको बताया हूँ, यानी कि राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पी, पी और यहाँ पे बी, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा, उससे आप क्लिक कीजिएगा उसको। 1786 की अधिनियम यानी कि जो 1786 का जो रेगुलेशन था उसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि
जो 1784 के 2 साल बाद फिर जो हमारे गवर्नर थे, उनको जब इमरजेंसी आए, ठीक है? या कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस आए, तो उसमें उनको विशेष पावर दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई, ठीक है? उस समय जो हमारे प्रधान सेनापति हैं, ठीक है? तो वो कौन सँभालेंगे? वो जो हमारे गवर्नर जनरल थे, वही सँभालेंगे, ठीक है? ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया, ठीक है? यानी कि 1784 1773 में तो हमारे वारेन हेस्टिंग्स साहब आए, लेकिन पिक्स के बाद जब हमारे क्या हुआ कि उस समय हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनकी कब्र गाजीपुर में मिलती है, ठीक है? गाजीपुर में इनका देहांत हो गया था। तो ये इन्होंने क्या किया, पुलिस रिफॉर्म भी कराए थे, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी कराए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है? तो ये 1784 के बाद इनको ये पावर मिली थी, ओके? 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है? ओके। 1813 के चार्टर एक्ट, अब 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध है, कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और जो कंपनी जो सिर्फ बिजनेस कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, उसका जो मोनोपोली था, एकाधिकार था, उसको ये खत्म कर दिया गया। किससे? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यद्यपि अल्दो चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा, लेकिन ट्रेड का जो व्यापार तो खत्म कर दिया गया। लेकिन ये एमसीक्यू में पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या चाय का जो व्यापार है, जो ब्रिटिश के जो एम्प्लॉय थे कर रहे थे, वही मना कर दिया गया? नहीं। इंडिया में जो चाय का व्यापार है, वो जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो कर सकते थे, ओके। दूसरा, इनका चीन के साथ जो व्यापार का जो ट्रेड का जो रिलेशन है, वो भी हमारा कायम रहा। 1833 में देखेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। और जो 1833 के जो हमारा आया था चार्टर एक्ट, उसमें ये कहा गया कि कोई भी इंडियन है, उसका धर्म क्या है, कहाँ जन्मा है, उसका वंश क्या है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है, उस पे डिपेंड नहीं होंगे, वो उस पे अयोग्य नहीं समझा जाएगा, ठीक है। यानी कि सबको बराबरी का हक देने की यहाँ बात हुई थी। कब? 1833 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, और 1833 में आप देखेंगे कि जो 1773 में हमारा शुरू हुआ, ठीक है, तो बंगाल तक सीमित हो गया सेंट्रलाइजेशन का। लेकिन जब हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, यानी कि भारत में सिर्फ एक गवर्नर जनरल बने, तो यानी कि पूरे भारत को देखेंगे, तो यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अच्छा, आप बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हमारे वारेन हेस्टिंग्स साहब थे, ठीक है। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, और भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अब 1833 तक देखिए, जो 1813 में कहा गया कि ट्रेड, आप व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन चाय और चाइना के साथ संबंध आपका कायम रहेगा। लेकिन 1833 में हम देखते हैं कि इन्होंने चाय के व्यापार करना भी बंद कर दिया, ओके। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, ठीक है, यानी कि चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, और वो कौन थे? मैकाले। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब देखिए, 1833 की बात हो रही है, जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 आया, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली तो बात ये कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। दूसरी बात, हमारा धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पे किसी को अयोग्य घोषित नहीं करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जो हमारे कानूनी सदस्य जो चौथे आए, वो आए। पांचवा कौन आए? वो हमारे मैकाले साहब आए। और इंग्लिश एजुकेशन की जो बात कहा जाता है, वो हमारे मैकाले साहब ने शुरुआत किया, ठीक है। इसको देखिए, इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। भैया, जब 1833 की बात हो रही है, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, सेंट्रलाइजेशन पूरा हो चुका है, केंद्रीकरण पूरा हो चुका है, तो पूरे भारत में जो भी कानून बनाने का अधिकार किनके पास चला जाएगा? ऑब्वियसली इन्हीं के पास चला जाएगा। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से
पृथक करने की व्यवस्था की गई। अब 1853 का जो चार्टर एक्ट देखते हैं, तो जो भी हमारे लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव जो थी, और जो हमारा कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, उनको सेपरेट कर दिया गया। कब सेपरेट किया? 1853 के एक्ट में। 1853 कब आया? 1833 में, जब हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनके 20 साल बाद 1853 में इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, ओके। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है। देखिए, 1857 में हमारा सिपाही रिवोल्ट हुआ, सिपाहियों का विद्रोह हुआ 1857 में। आप देखिए कि अभी हम 1857 में हमारे यहाँ सिपाहियों का विद्रोह हो रहा है, और 1855 में, ठीक है, ब्रिटिश में इंडियन सिविल सर्विसेज जो अभी चल रहा है, उसका अपॉइंटमेंट और उसके रिटेन एग्जामिनेशन ब्रिटेन में हुआ करते थे। और जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज ब्रिटेन में जाके जो क्वालिफाई करता था, वो आके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक पद संभालता था। तो 1855 तक ये चीजें चल रही थी। ओके, ठीक है। यहाँ पे आगे हम समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, कर एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन के समय आप मेरे वीडियो जो है जो चल रहा है, उसको पॉज कीजिए, उसको स्टॉप कीजिए, और जो आप पढ़े हैं समझें उसको, उस नॉलेज के बेस पे आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ठीक है, आप कर लेंगे। किससे गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, ये ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, लेकिन अभी और हम देख लेते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि अब जो ब्रिटिश क्राउन है, तो ब्रिटिश क्राउन 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में इंडिया को ले लिया और रूल करना शुरू किया, उसमें क्या है हम देखेंगे। तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सांसद जो था, उसमें जो ब्रिटिश संसद है, तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम जो है ना, 1858 के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो भारत का जो ब्रिटिश ताज, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। यानी कि 1858 जब आया, तो 1858 में देखेंगे कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उनको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि हम वायसराय कहना शुरू कर दिए, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। यानी कि जो हमारा वायसराय था, तो जो हमारा ब्रिटिश क्राउन है, उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया। लॉर्ड कैनिंग, तो जो लॉर्ड कैनिंग है, भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही हम देखेंगे कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, उसका हमारा स्टेबलाइजमेंट होता है। तो ये हमारा लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, पद का सृजन किया गया। ओके, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यानी कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर पूरा कंट्रोल करने की जो पावर थी, वो किन में थी? यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हमारे ब्रिटेन में बैठते थे। अब ब्रिटेन में यानी कि ब्रिटेन पार्लियामेंट के वो मेंबर थे। ठीक है, उनके हाथ में सब कुछ था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हम देखेंगे के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जैसा कि आपको बताया कि 1733 में, है ना, हमारा सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही 1861 हमारा आया, और इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा 1861 में हम देखते हैं कि जो हमारे 3 राजा थे, उनको हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, है ना, उसमें उनको मेंबर बनाया गया। कौन? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। तो जब ये गए, तो ये कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण का मुद्दा उसमें चलेगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी, उनको भी पावर दे दी गई कि जाइए और अपने तरीके से आप अपनी शासन प्रणाली शुरू कीजिए। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। जब इमरजेंसी कुछ होगी, तो उसने कहा कि जो हमारे वायसराय हैं, वो कुछ भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ओके, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस समय जो वायसराय को इमरजेंसी में, आपातकालीन समय में जो पावर मिली थी, जो ऑर्डिनेंस लेके आने की, तो उसकी लाइफ टाइम क्या था?
लाइफ टाइम तो थी नहीं, उसका टेन्योर क्या था, 6 मंथ का। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हम देखेंगे, उसके माध्यम से ये है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हैं उनको भी संख्या 1892 में बढ़ा दी गई। ठीक है। और 1892 में क्या होता है, यानी कि भारतीय जो हैं वो बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव परिषद में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी कि 1892 में हम देखेंगे कि वो सिर्फ बजट पे डिस्कशन नहीं कर सकते थे, बल्कि उसके साथ ही साथ उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला कि वो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन वो क्वेश्चन कब पूछ सकते थे, यानी कि 6 दिन पहले नोटिस देने के बाद। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। वो तो हमारे क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन यदि वहां से कुछ रिप्लाई आ रहा है फिर वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे 1892 तक। ठीक है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जो हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, उसमें क्या था कि जो हमारा इनडायरेक्ट जो इलेक्शन था, ठीक है, वो हमारा शुरुआत हो गया। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो हमारे भारत परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में हम बात करेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हम देखेंगे कि मॉर्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं हिंदी में, मॉर्ले मिंटो सुधार, यानी कि मिंटो हमारे वायसराय थे और मॉर्ले जो थे वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाते हैं किसको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार भी के नाम से भी जाने जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है भारतीयों को, किसमें, कि जो भी हम लॉ बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसमें इनको दिया गया। ठीक है। इसके तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में, है ना, भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और उसमें एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। आप देखिए कि 1892 में ये जो बजट पर डिस्कशन हो सकती थी, क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन हम काउंटर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते थे। ठीक है। 1892 तक। लेकिन 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें यह था कि वो पूरक प्रश्न भी, कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। ठीक है। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर, किसमें पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं हम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुद्दा है, उसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो हमारा कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है ना, यानी कि कम्युनल जो इलेक्टोरेट है, मुस्लिम को दिया गया। कब दिया गया, 3 mm याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि पहला मुस्लिम, ठीक है, फिर हमारा मोरले और फिर हमारा मिंटो। ठीक है। मोरले मिंटो रिफॉर्म। ओके। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टोग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब 1909 के बाद हम 1919 में आएंगे और ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट बना। ठीक है। ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट जो हमारा 1909 तक था, अब इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब 1919 को हम मॉन्टोगू चेम्सफोर्ड सुधार भी हम जाना के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन की हम जो बात करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू हुआ था, जो डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्शन कब शुरू हुआ, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमारा डायरेक्ट यहीं से शुरू हुआ। बाइकैमरलिज्म यहीं से आएगा, आगे देखेंगे। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। ठीक है। 1909 तक देखेंगे कि 1909 में बस मुस्लिम को रखा गया, लेकिन 1919 में जो यहाँ पे सिख थे, है ना, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, जो एंग्लो इंडियन थे और जो यूरोपियन थे, उन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरलिज्म। तो जो हमारा देखिए 1919 है ना, तो इस तरह 19 लिखाता है, इस तरह, तो यानी कि बी आई, उल्टा कर देंगे तो बाइकैमरलिज्म। ठीक है। इस तरह आप लोग, ओके।
इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया और 1919 में ये हमारा क्या हुआ कि जितने भी सब्जेक्ट थे, है ना? तो उनको क्योंकि क्या हुआ कि डायरेक्ट प्रोविंस आ गया, ठीक है? यानी कि प्रोविंस में 2 चलना शुरू हो गए और हमारे जो सेंटर है, सेंटर में हमारा बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेशन शुरू हुआ, ठीक है? द्विसदनीय अधिनियम केंद्रीय विधानमंडल बाइकैमरलिज्म समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। यानी कि जो बाइकैमरलिज्म की बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था, वो हमारा पूरे भारत के लिए, जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए कानून ये बना सकती थी। उस ब्रिटिश भारत में वर्मा भी आता था, ठीक है? जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडिया से अलग हो गया, ठीक है? इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है? ड्यूअल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ। प्रांतीय विषयों को 2 भागों यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित यानी कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है, विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि ये जो सब चीजें हैं कि उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है ना, और जो ट्रांसफर्ड और जो आरक्षित की बात, रिजर्व की बात है, वो सब 1919 में होगी, 1935 से पहले। ओके, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, यानी कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में इनको अपना रिपोर्ट दाखिल करना था। तो आपको पता है कि जो साइमन कमीशन 1927 में आया वो इसीलिए आया था, ठीक है, वो पहले ही आ गया। ओके, वो अलग है, उसको अलग पढ़ेंगे हम। भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, क्योंकि यही हमारा मिरर है, यही हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है? यही हमारा क्या सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया दलितों, महिलाओं, मजदूरों के लिए। यही हमारा सर्विस कमीशन लेके आया, यूपीएससी जैसे बना, पीएससी बना। यही हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दिया, प्रांतीय स्वतंत्रता कर दिया, ठीक है, स्वायत्तता, ठीक है? ये हमारा फेडरल संघीय हमारा कोर्ट लेके आ गया, ठीक है? ये बाइकैमरलिज्म ये इंट्रोड्यूस किया। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसी के माध्यम से हमारे फेडरल सरकार हमारे स्टेबलाइज हुई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें क्या था कि द्वैध शासन हमारे प्रांत में थे, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या है कि 1935 में जो प्रांत में जो शासन है, अब वो केंद्र में लागू कर दिया गया, ठीक है? ये अंतर है। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज किया गया किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रणाली जो थी, उसका विस्तार किया गया और जो दलित जातियां थी, महिलाएं थी और जो श्रमिक था, ठीक है, इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है? 1909 में देखेंगे बस मुसलमान वो सम्मिलित किया गया। 1919 में देखेंगे कि जो हमारे इंडियन क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन हैं, सिख हैं, ठीक है, इन सबको सम्मिलित किया गया। लेकिन हम 1935 में देखेंगे कि जो हमारे दलित कम्युनिटीज हैं, जो औरतें हैं और जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको सम्मिलित किया गया, ठीक है? इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है? इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। जैसा कि आपको पहले बताया कि बर्मा जो है, जो अभी म्यांमार है, वो उस समय ब्रिटिश भारत में था और 1935 में इसको सेपरेट कर दिया गया। और आप यदि समाजशास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें हमारा इरावदी करवे आती हैं, ठीक है? वो बर्मा में जन्मी थी, म्यांमार में, लेकिन इंडिया में उनका पूरा कार्यप्रणाली है और इंडिया में पुणे में उनका देहांत हुआ। खैर वो अलग है। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ और 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम देखेंगे कि हमारा बर्मा तो अलग हुआ, लेकिन जो हमारा सिंध और उड़ीसा, ये हमारे नए प्रोविंसेस बने। कौन कौन? सिंध और उड़ीसा, ठीक है? ओके। इसके तहत कुछ प्रांतों में, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ओके। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। यानी कि हमारा ये कौन सा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र ओम और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों, यानी कि दोनों डोमिनियन राज्य कौन थे, पाकिस्तान और इंडिया, में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। यानी कि उस समय तक जब हमारा देश आजाद हुआ, तब उस समय वायसराय सिस्टम चल रहे थे, ठीक है? लेकिन जब इन्होंने क्या किया कि अब उस वायसराय को सिस्टम को खत्म करके हमें फिर से गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, ठीक है?
पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश शाही उपाधि जो थी, उससे भारत का सम्राट शब्द खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आप सॉल्व करेंगे। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही क्यों क्लिक करना है आपको। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो लेमेस्टर हैं, ये कह रहा है कि लेमेस्टर हमारे प्रमुख मुख्य अधिकारी इनके थे, लेकिन वो नहीं थे, बल्कि कौन थे? वो हमारा एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो ये तो हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। देखते हैं। ठीक है, यानी कि केवल ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची वन, सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन, सूची सेकंड, इनको मिलाना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां से हुआ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के इससे हुआ। ठीक है, ठीक है, ये पहले मिल जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? चार्टर एक्ट 1813 से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? ये आपको पता है कब? दिस वन। और नियंत्रण परिषद की स्थापना ये, यानी कि बी का वन। तो जो बी का वन किसमें है? देखिए बी है और बी का वन है, बी का वन ये है और कोई है और कोई नहीं है, यानी कि ये खत्म। बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे फोर्थ वन। निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? है ना, अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी है? तो 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल 1813 का चार्टर एक्ट है, वो बोलता है कि आप इंडिया में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करेंगे, तो किस पे खर्च करेंगे? हिंदी पे नहीं ना भाई, इंग्लिश पे करने की बात आई। बिल्कुल ये सपोर्ट करेगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो जो 1823 आपको पहले बताया, उसमें लिखा भी है कि 1813 में तो ये चीज हमारा प्रोविजन बन गया, लेकिन एक कमेटी बनी, है ना, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, वो 1823 में। और उसने क्या किया? इन्हें अलोकेट करना शुरू किया पैसा। ठीक है, ये भी सही है। ये जो हमारे हैं प्रश्यविद और अंग्लविद, ठीक है, यानी कि जो हमारा ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट है ना, इनका विवाद, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये आपस में कर दे कि नहीं, जो भारत की भाषा है वो इंपॉर्टेंट है, वो चलनी चाहिए, लेकिन जो हमारे एंग्लिसिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं, अंग्रेजी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं, तो यानी कि एक दो तीन, ये तीनों हमारे सही है। ओके, ठीक। इसको रोक के अप्लाई कर सकते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। ठीक है, और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की देने की बात थी। ठीक है, ओके। फिफ्थ में देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने, है ना, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बिल्कुल भाई, 1813। ठीक, ओके। आइए क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ वन, चार्टर एक्ट 1813 है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजकराउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, बताइए, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था? नहीं भाई, जब तक 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, 1858 के बाद न क्राउन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको पूरे अपने कंट्रोल में लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी हमारा राजस्व, जो भी हमारा रेवेन्यू आएगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के फुल कंट्रोल में कब आएगा? 1858 के बाद। तो ये तो हमारा गलत होगा। ठीक है, तीन हमारा गलत है, तीन गलत है, तीन गलत है, तीन गलत है, तो क्या होगा हमारा ये? ठीक है, ये सही है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया? ठीक है, कौन सा किया? आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट में भी हमारा शुरू हो गया, लेकिन कुछ की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ की बात होगी तो 1833 में हम देखेंगे कि इन्होंने, जो विलियम बेंडिक्ट में थे, उन्होंने अलाउ किया था कि भाई और पार्टिसिपेट करने की बात हुई थी इसमें। और इसमें ये था कि धर्म, जन्म स्थान, वंश और कर्म, इसमें हमारा भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
ठीक है, यानी कि आप बताइए 1861, ठीक है, 1892, 1909 इसमें। तो 1861 में था, है ना? उसमें हम बहस कर सकते थे बजट पे, कि किस पे कर सकते थे। तो बजट की जो बात थी, बजट पे बहस करने के बाद वो हमारा किस पे था, 1892 में। ठीक है, यही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, कि व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है, तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पहले, सबसे पहले यही था। ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? है ना, फेडरल कोर्ट की, 1935। 1935 इसमें कोई है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो यानी कि यही होगा। ठीक है, 1935। ठीक है, ओके। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय का स्टेबलाइजमेंट करने का प्रावधान था, लेकिन कब किया गया था? तो 2 साल बाद किया गया था, 1937 में। ठीक है, केंद्र में जो ड्यूल डायरकी सिस्टम है, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? रिपीट क्वेश्चन है ये। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में, प्रांतों की सरकार में द्वैध शासन बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय ये बिल्कुल 1919 में हुआ था, ये नहीं होगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो पहले तो 2 है वो काट दीजिए, जिसमें इसमें 2 है काटिए। ठीक है, यानी कि ये होगा। ठीक, गुड। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ठीक है, और यानी कि जो हमारा प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है, किसने शुरू किया? ठीक है, तो उसने किसने शुरू किया? 1919 ने। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 में। आपको बताया था 1919 आए, यानी कि बाय कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिल रही है। ठीक है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका को पता है? नियुक्ति कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटागु ट्रांसपोर्ट सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1919 में महिलाओं के लिए तो नहीं की गई भाई, ये महिलाएं जो हैं ये कब की गई थी? 1935 में, तो ये पहले गलत होगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान, ये सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक, या पढ़ लीजिएगा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। चलिए, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। देखिए, आप देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो कि पहले आपको बताया, ठीक है, उससे पहले 1855 में ब्रिटेन में इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन होते थे। ठीक है, तो ये तो 1919 है, और हम 1855 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। यानी कि 1855 में जब ब्रिटेन में हो रहा है, तो 1919 में कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी, और 1919 में ये चीजें हुई, और इलाहाबाद में पहला एग्जाम हुआ, और 1941 तक आते आते इनका जो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था, यो यूरोप वासियों से अधिक हो गया। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है शायद, और ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, और ये इसमें आरओ एआरओ में पूछा गया है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। यानी कि 1922 में आईसीएस परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, यानी कि 1919 में डिमांड हुई, और 3 साल बाद 1922 में, और प्रथम इलाहाबाद में। ओके, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा नियम कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ? एक तो 1919 आया है, तो उसके तुरंत बाद 1936 में हुआ होगा, और 1945, 1937 मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ है। 13 का सी, ए और सी, गुड। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का
अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945 में। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ठीक है। संवैधानिक तो हमारा 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो है। ओके, आगे देखेंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पे आधारित है? विभाजन की बात करते हैं तो जो विभाजन हुआ है 1935 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम यानी कि 1935 की मुख्य व्यवस्थाओं में से नहीं है। ओके, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ठीक है, यानी फेडरेशन। ओके, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे? नहीं। यह प्रांतीय तो यही होगा। ओके, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में, ठीक है, द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। संघीय व्यवस्था और केंद्र में ये कब होगा? ठीक है, 1935। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की, अरे यार 1935 होगा नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? अरे 35 यार, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे रिपीटेड। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दिया गया? भैया वो किसको दिया जाएगा? प्रांतीय प्रांतीय गवर्नरों को, संघीय विधानपालों को, किसको? गवर्नर जनरल। कौन सा एक भारत 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान, संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधियों, एक संघ की योजना विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नोमिनेट किया जाना। देश के लिए इसमें मेंशन नहीं था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र नहीं भाई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ए। 25th, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा यानी कि अभी का जो म्यांमार है भारत से अलग हुआ? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये ओके। अब देखिए, ये तो आपका पीवाईक्यू थे, एमसीक्यू है ना। अब यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थे ये, लेकिन यदि मेंस आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछ दिया आपका, ठीक है, कि क्वेश्चन ये रहेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक भारत के संवैधानिक विकास का परीक्षण कीजिए। इन औपनिवेशिक कानूनों ने आधुनिक भारतीय राज्य व्यवस्था को कैसे आकार दिया? 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर यानी कि पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, इंट्रो लिखेंगे आप, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये कोई सडन नहीं हुआ। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ अब अपने आप नहीं आ गया, सडन नहीं आ गया, बल्कि जो ब्रिटिश शासन 200 वर्षों के दौरान हुई क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया थी। इस यात्रा को दो चरणों में विभाजित किया जाता है, एक कंपनी का शासन होगा और एक क्राउन का शासन होगा। जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, ठीक है, कि आप क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन पूछे 1773 से लेकर 1947 तक, तो जो भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट आए, पीट्स एक्ट आया, जो भी हमारे चार्टर एक्ट्स आए 1813, 1833, 1853, फिर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आए आपके 1861, 1892 और 1909, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए 1919 और 1935, और फिर लास्ट में जो 12वां हमारा आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन सभी को ब्रीफ में आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1861 ये, 1909 ये, 1919, 1935 और 1947, ये सब आप लिख लेंगे तो ये आपके बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, और बॉडी पार्ट में फिर आप लिखेंगे कि आधुनिक राज्य व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। तो 1935 का देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसका उसमें जो मेंशन है उस एक्ट में, तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कम से कम 60 से 70% 1935 से ही लिया गया है। ये कर देंगे आप। ठीक है, संसदीय स्वरूप, उत्तरदायी सरकार, औद्योगिक सदन की अवधारणा 1919 और 1935 में, जो अभी आप देखते हैं कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जो हमारा बाई कैमरलिज्म आप देखते हैं 6 स्टेट में है, जिसमें हमारा यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, ये सब बिहार हो गया, तो इसमें हमारा विधानसभा और विधान परिषद है।
ठीक है? तो ये शब्द की जो अवधारणा है 1919 और 1935 के सुधारों के माध्यम से विकसित हुई, ठीक है? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक निरंतरता बनी है, कंटिन्यूटी बनी है, वो हमारा क्या है? आप इसको लिख देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इन्होंने जो है औपनिवेशिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना था, लेकिन उन्होंने अनजाने में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए कानूनी आधार तैयार किया। वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा ने इन अनुभवों को परिष्कृत किया, ठीक है? अलोकतांत्रिक तत्वों जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि जो कम्युनल जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी उसको खारिज किया और एक संप्रभु सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कठोरता को बनाए रखा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इस बार पढ़ के अपने प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप क्या किए कि हिंदी में आपने जो भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ आप उसको आप पढ़े हैं, है ना? उसके एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार समराइज किया था, उसके बाद हिंदी में एमसीक्यू कराया हूं मैं, ठीक है? उसके बाद 250 वर्ड्स में कैसे क्वेश्चन लेके जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ और आपको यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं, ठीक है? अब चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले यहीं पे वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आनी चाहिए और हिंदी के साथ इंग्लिश आनी चाहिए, दोनों हमारे कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए, ठीक है? कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ में आ सकती है, और जो चीज़ें इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है एक बार हिंदी देख लीजिए, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगी, ठीक है? और उससे आप अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है? तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारा है एक्ट पास्ट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल चलाई 1773 से 1853 तक, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या एक्ट बनाया है, ठीक है? उसको देखेंगे। और हमारा एक्ट पास हुआ अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल, और जो हमारा ब्रिटिश क्राउन रूल है वो चल रहा था 1858 से 1947 तक, तो उसमें क्या बना उन दोनों को हम समझेंगे। ओके, तो अब पहले शुरुआत करेंगे पहला, और ये हमारा दूसरा। तो पहला है एक्ट पास फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 से 1853 पे। ओके, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 1773 डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हास्टिंग, उस समय हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, किसने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। ओके, और उसने क्या किया? सब्ज्यूम्ड किया द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अंडर द बंगाल कंट्रोल, और जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है उसको जो बंगाल के कंट्रोल में कर दिया गया। द गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड with an executive council of 4 to assist him in military and non-military decision which would be made by the majority of the council। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उनको 4 मेंबर अतिरिक्त दिया गया कि जो हमारा मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करेंगे, और वो जो लिया जाएगा डिसीजन वो हमारा मेजोरिटी ऑफ काउंसिल पे डिपेंड करेगा। गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई, और जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो हमारा वोट कब दे सकते थे? जब ये हमारे 4 मेंबर ये हैं, ठीक है? ये वोट डालेंगे और जब दो दो एक साइड होंगे, दो दो हो गए तो 4 हो गए, तो यानी कि टाई होगा, तो उस केस में हमारा गवर्नर जनरल क्या करेंगे? वोट कास्ट करते थे अपना, है ना? और जहाँ जो चाहते थे फिर होता था वो। सुप्रीम कोर्ट विच हैड अ चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस कौन हुआ करते थे उनके पास? सर एलिजा इम्पे। ओके, एंड 3 अदर जज वाज स्टेबलाइज्ड एट द फोर्ट विलियम इन कलकत्ता इन 1774 में। इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, हमारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट हमारा फोर्ट विलियम में स्टेबलाइज हुआ। ओके, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब्स फ्रॉम द इंडियन। और जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ठीक है, इसने क्या किया कि जो हमारे कंपनी के कर्मचारी हैं उनको कहा कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भारत से घूस और गिफ्ट नहीं लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ओवर कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो हमारे गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी थे, तो रिपोर्ट्स इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इंडिया। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे थे वो क्या करते थे कि इंडिया में जो भी हमारे सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर क्या चल रहा है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे? उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताते थे, ठीक है? और ये हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ तक थे? 1773 तक। और जो हमारा पिट्स हमारा इंडिया एक्ट आया, पिट्स एक्ट आया 1784 में, तो हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, सेपरेट हो गए हैं। अब तक सब सब कुछ हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे, लेकिन सब पिट्स एक्ट के थ्रू हमारे ये जो सारे पावर हैं, रेवेन्यू रेवेन्यू का हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सिविल हो गया, सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, ठीक है? पिट्स एक्ट 1784 ये क्या करता है कि ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है? जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है बीसीपी, यानी कि पॉलिटिकल देखेगा मैटर्स, और सी
सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी से कॉमर्शियल, कॉमर्शियल अफेयर देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कंप्राइज ऑफ 6 पीपल, और जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें कितने मेंबर रहेंगे? 6 मेंबर रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्ट ऑफ 1786, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जनरल कुड ओवर रूल हिज काउंसिल इन मैटर ऑफ द इंपॉर्टेंस अफेक्टिंग द सेफ्टी, पीस और इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर इन इंडिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल किसके? बंगाल के। 1786 का जो एक्ट है वो उनको पावर देता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, है ना, इन मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस अफेक्टिंग, जो हमारा पीस, इंटरेस्ट और सेफ्टी को अफेक्ट करता है, उस पर ये एक्शन ले सकते थे। गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ, और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ दे दिया गया। और पहले हमारे कमांडर इन चीफ कौन बने थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, ठीक है। और इनको कहाँ दफनाया गया है? उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र है, गाजीपुर जिला आता है, उसमें। वह द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू एंजॉय दिस पावर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ हमारे कौन बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। और इसमें पुलिस रिफॉर्म लेके आया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आया, बहुत सारे इन्होंने काम किया है। 1700 जो चार्टर एक्ट 1793 फर्दर एक्सटेंडेड द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर। यानी कि 1784 के बाद आप देखेंगे कि 1793 आता है, और 1793 क्या किया है कि 20 साल तक के लिए कंपनी का और अधिकार बढ़ा देता है। ओके, कमर्शियल मोनोपोली। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईयर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। यानी कि 1813 जो है चार्टर एक्ट, आप देखेंगे कि इंडियंस की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की बात प्रोविजन लेके आया था। और 1823 में हम देखेंगे कि 10 साल बाद एक कमेटी बनती है, ठीक है, एक कमेटी बनती है इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। वो कमेटी उस पैसे को खर्च करने की बात करती है। इट इंडेड, ठीक है, इट इंडेड, ठीक है, इट एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड, अल्दो द मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू। जो हमारा 1813 है वो क्या करता है कि कंपनी का जो मोनोपोली है उसको खत्म करता है, लेकिन मोनोपोली हमारा चाय पे और चाइना के साथ जो व्यापार है उस पर वो खत्म नहीं करता है, उसको रहने देता है। जो अब देखेंगे हम चार्टर एक्ट 1833, तो जो चार्टर एक्ट 1833 वो क्या करता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देता है, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे क्या है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। और ये क्या करता है? इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। और इन्होंने क्या करता है, ये क्या करता है चार्टर एक्ट 1833 कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी है किसके तौर पे? कमर्शियल बॉडी के तौर पे उसको खत्म कर देता है। और विच बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारा कमर्शियल बॉडी नहीं है, अब वो हमारे क्या है? टोटली प्रशासनिक बन गई है। ओके, लीगल मेंबर, फोर्थ मेंबर की बात करेंगे, was included in the executive council of governor general मैकाले। और मैकाले जो था वो फर्स्ट लीगल मेंबर बना था, ठीक है। ओके, चार्टर एक्ट 1853 देखेंगे कि जो चार्टर एक्ट 1853 है वो क्या करता है? सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स, ठीक है। यानी कि 1853 क्या है कि जो हमारा गवर्नर जनरल काउंसिल है उसका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है उसको अलग करता है। इट स्टेबलाइज्ड अ सेपरेट इंडियन, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द लॉ मेकिंग। और उसने क्या किया? 1853 ने क्या किया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो जो कि अलग है उसको उन्होंने बनाया। क्या क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है। और इसने क्या किया कि हमारे जो ओपन कंपटीशन किया 1853 ने, है ना, कि सिविल सर्विसेज में जो आना चाहते हैं वो एग्जाम देंगे। और 1855 में एग्जाम कंडक्ट होता है कहाँ पे? यूरोप में, अरे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एग्जाम कंडक्ट होते हैं और आपको बनना है, आईसीएस में आना है, आप ब्रिटेन जाइए, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, तब आप आइए। वहीं आप देखेंगे कि 1919 में चीज़ें इंप्रूव होती है, ठीक है। और 1922 में इंडिया में, इंडिया के इलाहाबाद जो है प्रयागराज, उसमें वो पहली बार भारत में एग्जाम देते हैं आईसीएस का, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। आपको पता है कि कब हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, with the reference of the establishment of the Supreme Court, which the statement are correct? The Supreme Court of Calcutta was established by the regulating, इतना बिल्कुल सही है। The Leicester was the first चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, नहीं ये गलत है। पहले चीफ जस्टिस कौन है? एलिजा इम्पे, ठीक है। तो ये हमारा ये सही है। और इसमें आप देखेंगे एलिजा इम्पे जो है, ठीक है, एलिजा इम्पे लिख दे रहा हूं मैं, सर एलिजा इम्पे, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस हुए। ओके, ठीक है। ठीक है, विच एक्ट, which act for the first time made it possible for Indian to take some share in the administrative of their country, ठीक है। तो कब हो गया? आपको पता है, 1833 में।
अब देखिए, अब देखेंगे हम एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक जो हमारा एक्ट पास हुआ उसमें क्या है। द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसने कहा कि अब ऐसा है जो सिपाही रिवोल्ट हो चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी हुई थी, तो जो ब्रिटिश क्राउन है उसने कहा कि अब ब्रिटिश रूल नहीं करेगा, अब ब्रिटिश कंपनी वहाँ पे रूल नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, लेकिन हम ऐसा एक एक्ट लेके आते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होगा। उसने क्या किया कि जो भारत के ऊपर जो संप्रभुता है वो पूरा डिसाइड कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन। द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल वाज रीनेम्ड, और वो वायसराय के नाम से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, अब उनको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, किसके थ्रू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और आपको पता है कि जो ब्रिटिश क्राउन थी उसकी ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, जो देखते हैं कि 1873 में हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 1873 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, लेकिन जो किड्स एक्ट आता है 1784 में, उसमें हमारा जो है ये बाइफर्केट हो जाते हैं, यानी कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। तो इसमें है 1858 के बाद देखेंगे क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैम टू एन एंड, और ये चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, 1773 में देखेंगे कि हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, 1784 यानी पीट्स में देखेंगे यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में डिवाइड हुआ है, लेकिन 1858 में देखेंगे कि ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म होती हैं, क्योंकि अब कंपनी रूल नहीं करेगा। अ न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, और एक नया पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य भारत के जो सचिव हैं, ठीक है, उनका पोस्ट क्रिएट किया जाता है। ही वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, और उनको क्या है कि 15 लोगों की सहायता दी जाती है। ही रिसीव्ड द, ठीक है, आ जाते हैं ऊपर, he received the power so long enjoyed by the court of director and board of control, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, जो एंजॉय करते थे पावर, उस सभी पावर को छीन के किसको दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, देखिए कुछ चीजें हिंदी मीडियम में जो आपको पढ़ा रहा था उसमें मेंशन नहीं थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों मीडियम का जो बुक्स है पढ़िए। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब खत्म किया गया था और किसको दे दिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से खत्म कर दिया गया था, और हमारा किसको दे दिया गया था, एसओएस को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो काउंसिल ऑफ इंडिया वाज टू बी एडवाइजरी इन नेचर, जो हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया था वो बस हमारा सलाह देने के भूमिका में था। In most cases, the initiative and the final decision remained with the Secretary of State for the India। आप ये देखेंगे कि जो हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया तो इंडिया में था, लेकिन उसका बस वो सुझाव देता था, और जो फाइनल डिसीजन था वो किसके पास था, जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि ब्रिटेन में बैठा है, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके हाथ में सब कुछ था। ठीक है, सब कुछ आप कहेंगे वायसराय के हाथ में था, नहीं था, सब कुछ हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इंडिया में जो वायसराय है वो अपना काम कर रहा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन हमारा शुरू हुआ लॉ मेकिंग बनाने के लिए। द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉ टू द प्रोविंसेस ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे एंड दस इनिशिएटिव ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1861 में हम देखते हैं कि जो हमारे 3 मेंबर हमारे हुए, ठीक है, 3 राजा, यानी कि महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर जिनका राव, इन लोगों को लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए हमारा इनको इंक्लूड किया गया इंडियन काउंसिल में। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा डिसेंट्रलाइजेशन भी आया, यानी कि हमारा जो मद्रास था और जो हमारे बॉम्बे था उसको पावर दे दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। द एक्ट empowered the viceroy to issue ordinance in case of the emergency which were not to remain in force for more than the 6 month। आप देखेंगे कि इमरजेंसी में जो हमारे वायसराय हैं उनको पावर दिया गया कि आप कुछ ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस बस 6 महीने तक ही वैध है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या करता है, ये 1892 में ये क्या करता है कि भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार देता है। ओके, देखते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। ठीक है, द इंडियन मेंबर वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट, यानी कि क्वेश्चन भी कर सकते थे और बजट को डिस्कस भी कर सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब करना शुरू करेंगे, 1909 में, आगे हम देखेंगे। ठीक है, बजट इन दिस, ओके, द एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, और जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है वो 1819 में, 1892 में हमारा शुरू हो गया था, इन अ लिमिटेड सेंस। ठीक है, लिमिट एरिया में लिमिट। ठीक है, दो द वर्ड इलेक्शन वाज वेरी केयरफुली अवॉइडेड इन इट। इसमें क्या था कि 1892 में तो इलेक्शन का कहा गया था कि हम यूज करेंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड सेंस में, इवन आप समझिए कि उसको नकार दिया गया था।
इंडियन काउंसिल एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो 1892 तक जो अभी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, सिर्फ बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, आप देखते हैं कि 1900 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या है कि ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ द मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले मिंटो क्या है? ठीक है, मिंटो हमारे वाइसरॉय हैं, मोरले क्या है? हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। रिफॉर्म इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। ठीक है, एसपी सिन्हा यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी कि जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको फर्स्ट ज्वाइन करने के लिए कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सिन्हा साहब। ठीक है, ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, तो आएंगे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। The function and the size of the legislature both at the center and in the province were enlarged। ठीक है, जो फंक्शन है सब कुछ बढ़ा दिया गया। ओके, द मेंबर ऑफ द काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कशन एंड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बोल रहा था मैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है, 1892 तक अलाउ नहीं था, लेकिन 1909 में हमारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार मिल गया। द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। देखिए 1909 में आपको बताया हूं मैं कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। ठीक है, हिंस लॉर्ड मिंटो came to be known as the father of the communal electorate। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या किया था कि जो हमारे इंडियन क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस हैं, सिख हैं, ठीक है, इन सबको इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। ओके, तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसको हम मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड द डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। 1919 में जो है हम देखेंगे कि पहला जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, और जब हमारा चेम्सफोर्ड रहते हैं, ठीक है, वायसराय, उस समय होता है। प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, जैसा बताया आपको 1919 है, 1919 यानी कि बाई, तो आप बाई कैमरलिज्म को याद रखिएगा। बाई कैमरलिज्म 1919 में एट सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट एज ए सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, इसने प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट को बांटा। द बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कुड मेक लॉ फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश। जो हमारे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था बाइकैमरल, वो पूरा इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के लिए नियम कानून बनाता था। इट इंट्रोड्यूस 1919 की बात कर रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, देखिए प्रोविंस में जो डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो हमारा 1919 था, लेकिन 1935 में यही डायरकी सिस्टम चला गया कहाँ? सेंटर में। ओके, प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक ट्रांसपोर्ट हो गया और एक रिजर्व हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज्ड। और देखिए 1919 में बात होगी तो जो हमारा जब इसने अलग किया, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट और रिजर्व में इन्होंने डिवाइड किया है सब्जेक्ट को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, तो इसमें पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यूज किया गया। अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वाज टू बी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर 10 इयर्स। 1919 में क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा गया था कि 10 साल के बाद क्या होगा कि कमीशन अपना रिपोर्ट देगी, और उसी रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन 1927, 2 साल पहले ही साइमन कमीशन, 3 साल पहले ही साइमन कमीशन हमारे आते हैं। ठीक है, वो अलग है, अलग देखेंगे। ठीक है, विच रिव्यू द वर्किंग ऑफ द दिस एक्ट प्रेजेंट रिपोर्ट। ओके, इन नवंबर 1927, ठीक है, 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल। ओके, आ गया यार, ये चीज हिंदी मीडियम में नहीं लिखी थी। In November 1927, two year 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of the 7-member statutory commission under the chairmanship of the Simon to report on the condition of the Indian under the new constitution। ठीक है, ओके, द कमीशन वाज हिंस कॉल्ड साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगा था इंडिया में। ठीक है, अब देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट। अच्छा, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट क्या होता है? देखिए जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट आपके वो होते हैं कि एक ऐसा राजा जो अंग्रेजों के अधीन है, तो हमारा प्रिंसली स्टेट में क्या आएगा? आपका कश्मीर आया था, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, और प्रोविंसेस क्या होता है? प्रोविंसेस वो होता है कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, है ना, ये हमारे प्रोविंस हुआ करते थे। ठीक है, तो आप प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस में क्या डिफरेंसेस है आपको समझाया। इट इंट्रोड्यूस, कौन इंट्रोड्यूस किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1925, डायरेक्टली एट द सेंटर। आपको बताया 1919 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो हमारा प्रोविंस में हमारा डायरेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट एक्ट 1935 है वो डायरेक्ट सिस्टम को सेंटर में इंट्रोड्यूस करता है, ब्रॉड कंसेप्ट में। एंड एबोलिश्ड द सेम इन द प्रोविंस। जब हमारा डायरेक्ट सिस्टम हमारा सेंटर में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोविंस में इसने खत्म कर दिया। इट प्रोवाइडेड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने
1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ही आरबीआई स्टेबलाइज किया, क्या करने के लिए, जो करेंसी और क्रेडिट ऑफ कंट्री है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो दलित वर्ग है उनके लिए, औरतों के लिए, और जो श्रमिक है उनके लिए सेपरेट हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। A federal court was set up in 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, लेकिन जो हमारा फेडरल कोर्ट है वो हमारा 1937 में हमारा स्टेबलाइज हुआ, ठीक है। दिस एक्ट सेपरेटेड वर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेबलाइज टू न्यू प्रोविंसेस, सिंध और उड़ीसा, ठीक है। जैसा कि आपको बताया हूं मैं कि 1935 जो एक्ट है उसने वर्मा को, यानी कि प्रेजेंट का जो म्यांमार है उसको अलग कर दिया, और जो दो न्यू प्रोविंस लेके आए उसमें हमारा सिंध था और उड़ीसा। ही इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, और इसने क्या किया कि जो हमारे प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस थे, है ना, उनमें से 6 को ये बाइकैमरलिज्म डिक्लेयर किया, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में बात करेंगे। डिक्लेयर इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन ऑन अगस्त 15 अगस्त 1947 को, ओके। इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसराय, जो वायसराय का जो ऑफिस था उसको खत्म कर दिया, एंड और क्या किया, गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर इट्स डोमिनियन, ठीक है। यानी कि जो दो डोमिनियंस बने हमारे इंडिया और पाकिस्तान, उनके लिए अब वायसराय का ऑफिस नहीं रहेगा, बल्कि किसका रहेगा, गवर्नर जनरल का, ओके। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पर ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लैंड का जो राजा था, वो क्या था उस समय तक जब हमारा देश आजाद नहीं था, एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का महाराज, धीराज राजा जो भी है ना, उसको इसने खत्म कर दिया टाइटल, ठीक है। ये चीजें अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में मैं आपको करा चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं, या ये क्वेश्चन है आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन कराएंगे फिर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टेबलाइजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमारा स्टेबलाइजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे करेंगे, ये हमारा पीठ से आएगा, ठीक है, ओके। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा 1773। परमिशन टू इंग्लिश मिशन इन वर्क 1813, और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर ये 1833, एसपी सिन्हा, ठीक है। तो हमारा ए का 2, ए का 2, बी का 1 ये होगा, ठीक है। ये पहले भी हम लोग उसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, विच आर द फॉलोइंग लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। 1813 में 1 लाख रुपया खर्च करने की बात थी, ठीक है, और 10 साल बाद हमारी कमेटी बनी पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, वो भी सपोर्ट करेगी, और जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो भी सपोर्ट करेगा, यानी कि डी, ठीक है, ओके। जल्दी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आइए। बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबोलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। 1813 पता है आपको। विच एक्ट of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India, ठीक है, तो 1813। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट। 1813 के बारे में क्या है हम देखेंगे। इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड, बिल्कुल सही है। ही असर्टेड द सोबर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, नहीं भाई, अच्छा किया था, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत है। ये 1858 के बाद ये हमारा शुरू होगा, यानी कि तीसरा गलत है, तीसरा काटिए पहले, तीसरा जहां जहां काटिए तो 3 3 3 क्या बचेगा ये, ठीक है। आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था 19 में, ओके। अब देखेंगे विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियन टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, तो कब हमारा शुरू हुआ था, 1833 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात हो रही है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट द टोटल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकम 7, ठीक है, 6 मेंबर थे, 4 मेंबर थे देखिए, फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। नो डिफरेंशिएशन, ठीक है, नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन स्टेट एंड इतना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये नहीं है, ये 6 की बात, ये 7 होगा नहीं, गलत है ये, ठीक है, और ये 12, ठीक है, और नो डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट में 1861 को, वो तो बाद में हमारा 1935 में आके फिर हमारा सेपरेट हुआ ना, ठीक है, तो ये हमारा ये होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, ये तो हो गया, ये फिर क्वेश्चन हो गया क्या यार। चलिए जो क्वेश्चन छूटा होगा आप कर लीजिएगा उससे। द एक्ट 1909 was associated with introduction of separate electorate decentralization दायर की ये, ठीक है। By which of the following acts was the federal court in India created, ठीक है। तो 1935, 1935 नहीं है तो कोई नहीं होगा ये, ठीक है। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन विच ऑफ, स्टेबलाइज किया ना 1937, क्योंकि 1935 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और 2 साल बाद 1937 में हमारा स्टेबलाइजमेंट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे 8th वन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायर की, है ना, वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। डायर की यदि पूछ देगा कि डायर की प्रोविंशियल में कब आया, प्रोविंस में, तो 1919 होगा, लेकिन डायर की पूछा है सेंट्रल लेवल में तो 1935 होगा, सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए आप। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट, डिस्कस द बजट करने के लिए हमारा कब आया, 1861, 1909, कब। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हो जाएंगे 1892 में आया, और लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे। 1861 में हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, 1892 में हमारे बजट पर डिस्कशन शुरू हुआ, और 1909 में हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते थे, ठीक है। ओके, आगे। विच आर द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रही है, और इसने शुरुआत किसने किया था, ये, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप बाय डायरेक्ट सिस्टम एट द सेंट्रल नंबर, अरे पता है 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 1919 में क्या होता है, डायरेक्टली इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, नहीं, 1919 से मुस्लिम आए थे, है ना। द डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ठीक है, यानी कि दो जहां काटिए, और ये सही है, सी, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन देखिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर टू डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल इतना स्टेट गवर्नमेंट हैविंग टू सेट्स ऑफ रूल्स, वन इन लंदन एंड इतना, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन टू कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा डायरेक्ट जो सिस्टम है, यानी कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होगा, जैसे हमारा प्रोविंस में हमारा रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर था, ठीक है। ओके, डी है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में बात करेंगे। द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड into reserved and transfer subject, which of the following were treated as reserve subject, reserve subject यानी कि जो गवर्नर जनरल हैं, है ना, उन्हीं के हाथ में ये रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, पुलिस उन्हीं के हाथ में रहेगी, ठीक है। और क्या रहेगा, पुलिस उनके हाथ में रहेगी, पुलिस रहेगी, लैंड रेवेन्यू रहेगा, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी सिस्टम भी रहेगी। लेकिन हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये हमारा प्रोविंशियल का होगा, तो ठीक है। तो जिसमें टू टू होगा वो नहीं होगा, यानी कि टू यहाँ है तो ये नहीं होगा, टू यहाँ ये नहीं होगा, टू यहाँ ये नहीं होगा, यानी कि ये बचा, ठीक है। या इस क्वेश्चन पूछा है 2022 का। ये क्वेश्चन देखिए। विच एक्ट स्टेबलाइज द डायरेक्ट सिस्टम इन द प्रोविंस, अरे यार 1919, ठीक है। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होगा, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात हो रही है, प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। 1919, 1857, 1855, 1919, 1922 में हमारा आया था, ठीक है। ओके। द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वेयर मोर एज कम्पेयर टू, ठीक है, ये दोनों सही है, ठीक है।
विच आर द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाइकैमरल अरे यार 1900 विच आर द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल सेंटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1919। मोंटागो चेम्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन एबव, इतना गलत, ठीक है, यानी कि वुमेन को कब मिला था 1935 में, तो ये नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन नेशनल, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कीजिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर वाज क्रिएटेड, ठीक है, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किससे था, हमारा एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। Which of the following election of the Central Legislative Assembly were held under the Government of India Act? तो हमारा 1919 में हुआ था ये गवर्नमेंट, इससे तो 1926 में हुआ और 1945 में लास्ट हुआ था, ये इसमें नहीं हुआ था, यानी कि 1 NC ये। इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट, इतना 1945 में, ठीक। द गवर्नमेंट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रिलेक ऑफ, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, 1935 पे शायद, यस, गवर्नमेंट ऑफ 1935 पे ही हमारा है कि जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की जो बात होगी वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी होगी, क्योंकि इसी का 60 to 70% इसी को लिया गया है। आगे देखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। वन अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ये तो बिल्कुल है। द रेजिडुअल सब्जेक्ट वर अलोकेटेड टू द प्रोविंशियल, नहीं भाई ये नहीं है, मतलब वाज नॉट ना, ठीक है, बी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1900, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमारा लाया गया ये कौन लेके आया था 1935, ठीक है, तो कहाँ गया ये, यस। द फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस, अरे भाई यही तो होगा, ठीक है, ये भी कर ले जाएंगे आप, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द प्रोविजन फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन वाज, ठीक, कीजिए आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, ठीक, इन द फेडरेशन स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1905 रेजिडेंशियल पावर जो है वर गिवन टू द, किसको दिया गया, ये हमारे दिया गया गवर्नर जनरल को, ओके, ठीक है। द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1905 वाज, जो फेडरल सिस्टम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया, इंडियन कन्फेडरेशन एंड यूनाइटेड इंडिया, नहीं, ऑल इंडिया फेडरेशन, नहीं, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई थी, न कि ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। Which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of the India as adopted in the Government of India Act 1935, ठीक है, तो इसमें ये था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, 1935 में हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री नहीं था, है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल था, ये हमारा स्कीम फॉर सही था, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिसर, ठीक है। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1905 की बात हो रही है इंपॉर्टेंट, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही है, ठीक, गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम, तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, तो चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। अब आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कि मेंस में कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, examine the evolution of the Indian Constitution from the Regulating Act 1773 to Indian Constitution Act 1947. How did this colonial law shape the modern Indian polity?
250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपल लिखेंगे कि ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, ये कोई सडनली नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोसेस हुआ। और इस प्रोसेस जो हुआ, वो प्रोसेस किस में लगा? जो 200 साल तक जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किए, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए। हमारा एक्सप्लॉयटेशन किए, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए। और जो हमारा एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो एक्ट बना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और साथ ही साथ ब्रिटिश क्राउन जो एक्ट बनाया, मतलब यानी कि इंडिया में क्राउन जो रूल चला, उन सबको समाहित करने के लिए। तो यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट अ सडन इवेंट, बट अ ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस स्पैनिंग नियरली 200 years of British rule. The journey can be divided into two phases, है ना? एक हमारा हो जाएगा कंपनी रूल, और एक हमारा ये। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आप ये तो आपका बॉडी हो गया, इंट्रो पार्ट हो गया, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे आप? बॉडी पार्ट में लिखेंगे आप कि जो रेगुलेटिंग एक्ट से पूछा है, अभी क्वेश्चन भी पूछा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या मेंशन है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखिए, 2 लाइन 1 लाइन। फिर पिट्स एक्ट 1784, उसमें 1-2 पॉइंट लिखिए। चार्टर्ड एक्ट जो तीनों हैं, 1813, 1833, 1853, उसके बारे में एक पॉइंट लिखिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या था, उसके बारे में लिखिए 1 पॉइंट। इंडियन काउंसिल एक्ट में आएगा 1861 क्या था, 1892, 1909, उसके बारे में लिखिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा 1919 में क्या था, 1935 में क्या था, उसके बारे में लिखिए। फिर हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या था, उसको सब आप मेंशन करेंगे। देखिए जिसमें मेंशन है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल, अब यहाँ पिट्स इसमें नहीं है, आप पिट्स भी लिखेंगे, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट भी हो गया, मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म हो गया, मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गया। इस सब के बारे में आप लिख के एक एक पॉइंट लिखेंगे। ओके। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न पॉलिटी, यानी कि वो कुछ क्वेश्चन में पूछा भी है कि मॉडर्न पॉलिटी पे क्या इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है, क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो मॉडर्न पॉलिटी में क्या इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है, तो आप क्या करेंगे कि जो आप देखेंगे कि द करंट कॉन्स्टिट्यूशन इज हैवली इंडेप्टेड टू दिस एक्ट, यानी कहीं ना कहीं इसकी श्रेणी है किसके। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे 1935 का, उसका 60 to 70% है ना, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वहीं से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म देखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड बाई कैमरलिज्म वॉज कहाँ से नरिश हुआ है, थ्रू 1919 और 1935 रिफॉर्म से। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा कंटिन्यूटी है, वो कहाँ से है, ठीक है, उसके बारे में आप देखेंगे। और कंक्लूजन आप लिखेंगे कि जो हमारे कॉलोनियल आया था, उसने क्या एक्सप्लॉइट करने के लिए तो आया था, लेकिन अनजाने में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आया, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। और उसी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसी एक्सपीरियंस को महसूस किया, ठीक है। और जो भी हमारा अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है जो इन्होंने फिल किया था, उसको हटा दिया इन्होंने, जैसे हमारा कम्युनल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमारे संविधान को सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये हमारा जो कि सेकुलर कब से हमारा आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके। तो अब तक आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से समझा है आपने। उसके जो कंसेप्ट है उसको समझा आपने, जो पीवाई के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसको आपने सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद जो मेंस में जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं 250 वर्ड्स के, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होकर 1947 तक था, और अभी मॉडर्न जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या रिलेवेंस है, वो सबको आपने समझा है, ठीक है। तो यही था आज का क्लास, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं ये जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम होंगे और वन डे एग्ज़ाम होंगे, उनको उनका टोटल जो पॉलिटी का कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि 35-40 क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये आज पहली क्लास थी, तो 30-35 वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसमें आपको पूरा पॉलिटिक खत्म कर दूंगा। और वो जो क्लास में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सिर्फ आपकी प्री के लिए नहीं, बल्कि मेंस के लिए भी होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए होगी। हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी, दोनों की टर्मिनोलॉजी समझिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।